हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज जैसे कि आपको पता है कि करंट ई दृष्टि में करंट अफेयर में मैं आपको ई दृष्टि की बुक की कंप्लीट करा रही हूँ, मैगज़ीन, जो कि आपकी वार्षिक मैगज़ीन है। तो हम आज पहुँच चुके हैं टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो आज हमें यहाँ से इसको कंप्लीट करना है। आई होप आपने इससे पहले के सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के सारे ई दृष्टि के वीडियो जो मैं करंट करा रही हूँ उसके वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये हर डेली यानी हर रोज़ आपकी 12 बजे वीडियो आती है। तो आप इस वीडियो के साथ अपने करंट को कंप्लीट करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अब पेट में ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसके साथ ही आपके और भी एग्ज़ाम्स लगे हैं, आप देख रहे हो पीसीएस का लगा हुआ है, एलटी ग्रेड का लगा हुआ है एग्ज़ाम, आगे जीआईसी की भी आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं और आपका एसआई भी आ गया है। और भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स जो आपको देने होते हैं और उनमें आपको करंट ज़रूर आती है। तो करंट अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जितने भी वीडियोस, जितने भी सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं निःशुल्क, वो सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड हो सकें और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, है ना। मैं भी आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मैं भी आपके साथ ही तैयारी कर रही हूँ, आपके साथ ही पढ़ रही हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है उतनी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अप्रैल 2025 में जारी हुई थी, ठीक है। जिसमें 853 विश्वविद्यालयों, ठीक है, जिसमें 35 देशों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया। और 2025 की एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो संख्या के हिसाब से एशिया में दूसरा स्थान है, ठीक है। जापान 119 स्थानों के साथ में प्रथम स्थान पर है। कौन? जापान, ठीक है। अब इसमें याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? तो शीर्ष 3 विश्वविद्यालय देश और स्कोर सहित मैं आपको बता रही हूँ। एशिया 2025 रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं तथा उनके देश और कुल स्कोर इस प्रकार हैं। कुल स्कोर है आपका 100 अंकों के पैमाने पर। सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन 93.0, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन 92.9 और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो ये 3 हैं आपकी, ठीक है। अब हम 5 भारतीय विश्वविद्यालय जिनकी रैंक और स्कोर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एशिया 2025 रैंकिंग में भारत के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय निम्नलिखित हैं, साथ में उनकी एशिया रैंक और कुल स्कोर आप देख सकते हैं। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आपका देखो 38वें नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 111वां, आईआईटी इंदौर 131वें नंबर पे, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरल 140 नंबर पर, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज बजहोल हिमाचल प्रदेश 146वें नंबर पर है, ठीक है। उपयुक्त में से आईआईएससी बेंगलुरु एशिया में 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च रैंक पर है, जो शोलोनी यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय है, ठीक है, 146वें रैंक पे। अब बात करते हैं विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 की। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा 24 अप्रैल 2025 को प्रकाशित एक वार्षिक विश्लेषण है। इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति। स्मरणीय तथ्य क्या है? 22 अप्रैल 2025 को विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग से प्रकाशित की गई है। वर्तमान में जीवन संतुष्टि के आकलन के अनुसार दुनिया भर में 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं और 12% लोग पीड़ा में हैं। लगभग 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में यानी प्रतिदिन $2.15 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। 2.8 अरब से अधिक लोग अर्थात दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी $2.15 में $6.85 के प्रतिदिन खर्च में जीवन बसर कर रही है। विश्व बैंक 2024 के अनुसार हर 5 में से एक व्यक्ति जलवायु आपदाओं के उच्च जोखिम में है। वर्ष 2024 में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में रहा और वर्ष 2010 से अब तक
राज्य आधारित संघर्षों की संख्या दोगुनी हो गई है। लगभग 60% लोग इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं कि उनकी नौकरी जा सकती है या उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। वर्ष 2022 में 29 देशों में शीर्ष 1% आबादी के पास कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा था। इन देशों में चिली, भारत, मैक्सिको, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। रिपोर्ट भारत को एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में समानता केंद्रित जलवायु लचीली रणनीति पर बल देने का परामर्श देती है। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025-2024 में पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट पवन ऊर्जा की तैनाती को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा लंदन, यूनाइटेड किंगडम में वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जारी की गई। ठीक है, 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 GW नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो वर्ष 2023 में जोड़ी गई 116.6 GW से जो थोड़ा अधिक है। इस बढ़ोतरी के साथ कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 1137 GW लगभग 1.24 टेरावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, वर्ष 2024 के दौरान विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा बाजारों में नई स्थापना और कुल संचयी क्षमता इस प्रकार है। चीन कुल स्थापित क्षमता 520 से 581 गीगावाट, दुनिया की लगभग 46% पवन ऊर्जा क्षमता। नई पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष 2024 में स्थापित 79.8 GW यानी कि गीगावाट। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कुल स्थापित क्षमता है 154.3 GW, दूसरा स्थान वैश्विक स्तर पर है 41 GW नई स्थापना। ठीक है, जर्मनी कुल स्थापित क्षमता 72.8 गीगावाट, तीसरा स्थान है 4.0 गीगावाट नई स्थापना है। भारत कुल स्थापित क्षमता है 48.2 गीगावाट, चौथा स्थान वैश्विक स्तर पर और 3.4 गीगावाट नई स्थापना। ठीक है, भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता अप्रैल 2025 तक 51.6 गीगावाट तक पहुंच गई, जिससे ये चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पवन ऊर्जा वृद्धि में सबसे आगे है। 2024 में 10% वार्षिक वृद्धि दर, जिसका श्रेय मुख्यतः चीन की विशाल स्थापित क्षमता को जाता है। भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई हैं। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तटीय पवन ऊर्जा टरबाइन असेंबली और प्रमुख घटक उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये केंद्र है। ठीक है, लगभग 48.2 गीगावाट स्थापित तटीय पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत जनवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान और चीन के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 से 2027 के बीच प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा ब्रिड का लक्ष्य घोषित करने के बाद से वर्ष 2024 में गतिविधियों में तेज़ी आई है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 की। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल, हाँ बार बार पेन इधर से उधर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें याद रखने बातें हैं कि 15 अप्रैल 2025 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का ये 13वां संस्करण है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में शीर्ष देश हैं आपके। तो पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है आपका फ्रांस। ठीक है, तो अमेरिका का स्कोर आप देख सकते हो 95.17 है और यूनाइटेड किंगडम का स्कोर है 93.98, फ्रांस का स्कोर है 93.51%। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। तो इतना स्कोर है इसका। एक सेकेंड।
अब यहाँ पे हम भारत की स्थिति को देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों की सूची में भारत जो है वो आपका 43वें स्थान पर है। ठीक है, समग्र स्कोर इसका 36.45 पर है। ठीक है, गत वर्ष भारत 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर था। ठीक है, और जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहा है, अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही असमानता के जोखिम भी बढ़ा रहा है। हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि एआई प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है। अब इसमें स्मरणीय तथ्य क्या हैं? तो 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जो है वो जारी की गई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो ये विषय को थोड़ा सा याद रखना है हमको। एक सेकेंड। ठीक है, ये विषय हमें थोड़ी सी लर्न कर लेनी है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2033 तक एआई का बाजार मूल्य $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता तक पहुंच कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। सिर्फ 100 फर्म मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में वैश्विक कॉरपोरेट R&D खर्च का 40% हिस्सा जो है वो रखती है। पूरे एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी तकनीकी दिग्गज कंपनियों में से भारत का बाजार मूल्य लगभग $3 ट्रिलियन है, जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। एआई विश्व भर में 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, लेकिन स्वचालन और नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताएं बढ़ेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट आतंकवाद सूचकांक 2025। ठीक है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट आतंकवाद से संबंधित वैश्विक रुझानों एवं उनके पैटर्न का व्यापक सार प्रस्तुत करती रही है, और इसके अनुसार प्रत्येक देश का स्कोर निम्नलिखित 4 कारकों पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये 4 कारक देख लेते हैं। वर्ष में कुल आतंकवादी घटनाओं की संख्या, वर्ष में आतंकवादियों के द्वारा की गई कुल मृत्यु की संख्या, वर्ष में आतंकवादियों के द्वारा किए गए कुल घायलों की संख्या, और वर्ष में आतंकवादियों के द्वारा बनाए गए कुल बंधक। ठीक है, अब इसमें याद क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस NEP के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI के 12वें संस्करण को जारी किया गया। ठीक है, ये सूचकांक 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और आपका विश्लेषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। लगातार 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया है। ठीक है, सहेल क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां वर्ष 2024 में हुई विश्व में कुल मौतों में से आधी से अधिक संख्या रही है। नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से मौतों में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः 94 और 45% दर्ज की गई है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 3 देश हैं, तो कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका ये बुर्किना फासो, 8,581 स्कोर है इसका। दूसरा है आपका पाकिस्तान 8,374। तीसरा है आपका सीरिया 8,006। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत जो है वो 6,411 स्कोर के साथ है। 6,000 है कि 6 पॉइंट है, समझ में नहीं आ रहा। 6.411 है कि 6,000 है। ठीक है, 14वें स्थान पर। ठीक से इसका ना वो प्रिंट नहीं अच्छा है। वर्ष 2024 में भी भारत जो है वो 14वें स्थान पर था। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च यानी कि हाई आतंकवाद प्रभावी देशों में शामिल है। अब बात करते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की। ठीक है, तो वर्ष 2012 में पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। तो ये याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 2012 में जारी की गई थी। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा
गैलप, संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क UNFDEN तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब इसमें याद रखने योग्य बातें कौन सी हैं? तो 20 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है 2025 आपकी जारी की गई। ठीक है, वर्तमान रिपोर्ट 147 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड जो है आपका लगातार 8 वर्ष से विश्व का सबसे प्रसन्न देश यानी हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड घोषित किया गया। ठीक है, तो 8 साल से लगातार फिनलैंड ही आपका जो है सबसे प्रसन्न देश है, तो ये चीज़ याद रखनी है। समग्र रैंकिंग में अफ़गानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बात भी याद रखनी है कि लास्ट नंबर किसका है? अफ़गानिस्तान का 147वां नंबर। और ये विश्व का सबसे दुखी देश यानी कि वर्ल्ड अनहैप्पीएस्ट नेशन जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसमें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से हैं 2025 में? तो पहला तो हमें पता ही है कि फिनलैंड 8 साल से है। ठीक है, उसके बाद है आपका डेनमार्क सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपका प्रसन्न देश है आइसलैंड। ठीक है, इस बार की रैंकिंग में दान देने के मामले में शीर्ष देश आपका इंडोनेशिया रहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक दान देने वाला कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया है नंबर 1 पे। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा संभव जीवन अर्थात जीवन संतुष्टि के मामले में फिनलैंड जो है वो आपका शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की समग्र रैंकिंग में भारत का नंबर देख लेते हैं, तो भारत आपका 118वें स्थान पर है। स्कोर है आपका 4.389 पर। ठीक है, तो WHR 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था और इस बार 118वां प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस वर्ष की सूची में भारत दान देने वालों में 57वें स्थान पर है, समाज सेवा में 10वें स्थान पर है भारत, और अजनबियों की सहायता में 74वें स्थान पर भारत को रखा गया है। भारत ईमानदारी और भरोसे की भावना को दर्शाने में पड़ोसियों की सहायता में 115वें स्थान पर है, और पूरी तरह से अजनबी लोगों की सहायता में 86वें स्थान तथा संस्थागत भरोसे अर्थात पुलिस के द्वारा सहायता के मामले में विश्व में 93rd यानी 53वें स्थान पर है। ठीक है, अब विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन देख लेते हैं, ये है क्या? ठीक है, तो 15 से 16 मार्च 2025 के मध्य में विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का आयोजन किया गया। और ये कहाँ किया गया है? तो ये याद रखना है, ये किया गया है मियामी में, मियामी फ्लोरिडा USA में। ठीक है, वर्ष 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो लंदन UK में किया गया था। कब? 2024 में। और 2025 में मियामी फ्लोरिडा USA में किया गया। प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में मियामी में आयोजित किया गया था और 2025 में भी मियामी में ही आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यांमार में भूकंप की बात कर लेते हैं। तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो स्थान जहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहलाता है। वो बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री पर होता है। म्यांमार का ये भूकंप सागाइंग फॉल्ट पर भ्रंश गति के कारण आया माना जा रहा है। USGS के विश्लेषण के अनुसार ये भूकंप भारत और यूरेशिया प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप प्रकार यानी क्षैतिज सरकाव के फ्लॉन्टिंग से उत्पन्न हुआ है। अब इसमें स्मरणीय तथ्य ये है कि 28 मार्च 2025 को दोपहर को लगभग 12:50 पर स्थानीय समय म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र में 7.7 की प्रबल तीव्रता का भूकंप आया। USGS के अनुसार भूकंप का अधिकेंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट स्थित कोऑर्डिनेट्स 22,013 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 95,922 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। भूकंप के कारण म्यांमार की राजधानी नेपिदा और आसपास के क्षेत्रों में भारी क्षति हुई। इस भूकंप के कारण लगभग 3800 लोगों की मौत हुई है, जबकि घायलों की संख्या 10,000 से अधिक आंकी गई है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोग लापता बताए गए। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। तो ये याद रखना है कि म्यांमार में जब भूकंप आया उसके लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, जिसके तहत
चिकित्सीय और मानवीय सहायता जो है वो भारत ने भेजी है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ से संबंधित है? म्यांमार में आए भूकंप से संबंधित है, जिसमें भारत ने चिकित्सीय और मानवीय सहायता भेजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग का प्रथम संस्करण 2011 में जारी किया गया था। इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और शिक्षक अनुसंधान को शामिल किया जाता है। अब इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि मार्च 2025 में विषय आधारित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। कला एवं मानविकी श्रेणी में शीर्ष स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय 160वें नंबर पर है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में शीर्ष स्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूएसए का। ठीक है, इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान IIT दिल्ली 26वें स्थान पर है। जीव विज्ञान एवं मेडिसिन श्रेणी में शीर्ष स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 226वें स्थान पर है। प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु 108वें स्थान पर है। सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का है। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान IIT दिल्ली है। ठीक है, अब विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 देख लेते हैं। तो विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 हिमनदों और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है जो हमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से सामने आ रहे गंभीर खतरों के प्रति सचेत करती है। इस रिपोर्ट का निर्माण विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम के द्वारा समन्वित किया गया है। इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि हिमनदों और हिममंडल की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ये वर्ष हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई के दशक 2025 से 2034 की शुरुआत भी है, जिसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट। एंडीज हिमनद 1980 से अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ चुके हैं और अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत। अफ्रीका के एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद माउंट केन्या, रेवेंजोरी, किलिमंजारो 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। हिंदू कुश कराकोरम हिमालय क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। 2100 तक 50% हिमनद हानि का अनुमान है। पानी की उपलब्धता और संकट। तो विश्व स्तर पर कृषि 72% जल का उपयोग करती है, औद्योगिक 15% और घरेलू जो है वो 13% जो है जल का उपयोग करती है। वर्ष 2000 से 2021 के बीच जल की वैश्विक मांग में 14% वृद्धि हुई, मुख्यतः शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण। 4 अरब लोग वर्ष के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पीने के पानी की पहुंच नहीं है। 3.5 अरब को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध नहीं है। जलवायु आपदाएं और अनुकूलन, ग्लेशियर झील फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 सदियों में 12,000 प्लस मौतें हो चुकी हैं। हिमालय क्षेत्र में GLOF जोखिम वर्ष 2100 तक 3 गुना बढ़ सकता है। ठीक है, अब एक रिपोर्ट और देख लेते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान। तो लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024 है ये। ठीक है, तो विश्व में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है और 2000 से अब तक वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 52% की गिरावट हुई। ये उपलब्धि सरकारों, दानदाताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, समुदायों और परिवारों द्वारा दशकों के निरंतर निवेश और सहयोग को दर्शाती है। स्मरणीय तथ्य ये है कि 24 मार्च 2025 को बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह के द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार 2023 में अनुमानित 48 लाख बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई, जिनमें 23 लाख नवजात शिशु थे।
वर्ष 2000 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 52% की कमी आई है। वर्ष 2000 में वैश्विक U5MR लगभग 76 प्रति 1000 जीवित जन्म था, जो वर्ष 2023 में घटकर लगभग 37 प्रति 1000 रह गया है। वर्ष 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में 2.1 मिलियन बड़े बच्चों, किशोरों और युवाओं की मृत्यु हो गई। वर्ष 2000 से 2023 के बीच 170 मिलियन बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पूर्व मर गए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2000 से 2023 के बीच भारत की 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है। ठीक है, वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है। वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की मृत्यु जन्म दर स्टिल बर्थ में 60.4% की गिरावट आई है, जो कि 37% की वैश्विक कमी से अधिक है। इस प्रकार भारत बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। ठीक है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों को हम कल के अपने क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और स्टडी विद एनु को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है वीडियो तो दूसरों के साथ उसे साझा करने में हिचक मत दिखाया करिए, ज़रूर शेयर किया करिए। जैसे मैं आपके साथ अपनी स्टडी मटेरियल को जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मुझसे हो सकता है, वो अगर आपके साथ साझा कर रही हूँ तो आप भी साझा कर सकते हैं। और मुझे आपसे कोई भी अमाउंट की चाहत नहीं है, कोई भी मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ। उसमें आपको निःशुल्क प्रोवाइड करा रही हूँ। बस आपको पढ़ना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, बस इतना सा काम करना है खाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। अब आपकी करंट की क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी। जैसे कि आज मैंने ये अभी क्लास आपकी देखो कितने मिनट की होगी, 27 मिनट की होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब 30 मिनट की क्लास कर दूँ, क्योंकि फिर हम रिवीज़न नहीं कर पाएंगे। दूसरी बुक भी हमें कंप्लीट करनी है। तो क्या होता है ना कि अगर एक ही बुक को बार बार पढ़ने से बोरियत होने लग जाती है। तो जैसे ही दृष्टि फिनिश होगी मैं आपको वन लाइनर में कंटेंट देना करंट का शुरू कर दूंगी। वो आपका इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको ये हम सारा पढ़ रहे हैं, उसमें ये हो जाएगा कि हम क्या क्या आने के चांसेस है वो हो जाएगा। या तो फिर घटनासार स्टार्ट कर दूंगी, तो उससे ये हो जाएगा कि आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। एक बुक को पढ़ने से बोरियत होती है, मुझे पता है। ठीक है, तो इसी को अगर दोबारा रिपीट कराऊंगी तो बोरियत हो जाएगी। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और अपना दूसरे कंटेंट को शुरू करते हैं। तो वैसे मैं क्या करती हूँ, आपको या तो PYQ फॉर्म में ये करंट कराना शुरू कर दूँगी जैसा आप बोले, या तो फिर मैं आपको क्या कहती हूँ मॉडल पेपर के फॉर्म में, है ना, मॉडल या फिर टेस्ट के सीरीज़ के फॉर्म में आपको ये कराना शुरू कर दूँगी। ठीक है, घटनासार तो करानी ही करानी है, वन लाइनर में कराने लग जाऊँगी आपको मैं ये। तो ये इस तरह से होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो फटाफट से कंप्लीट तभी हो पाएगी जब हम अपना वीडियो का टाइमिंग बढ़ाएंगे। तो मैं 30 मिनट का टाइमिंग अब इस पर रखने वाली हूँ। बोर मत होइएगा, 2x स्पीड पर चलाइए, सुनिए, आपके लिए कम मिनट हो जाएंगे। तो 30 मिनट तो मैं देती हूँ आपको, आप 2x स्पीड पे चलाओगे तो और कम मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, 4-5 बार सुन लीजिए, क्योंकि करंट हम लर्न तो या रटना तो है नहीं, उसको सिर्फ सुनना है, सुनने से ही वो याद हो जाता है। ठीक है, तो ये करना है आपको। अब यहाँ पे जानकारी मैं ये दे देना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरी क्लासेस आती हैं, 3 क्लासेस पर डे आती हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मैं 3 क्लासेस आपको पर डे देती हूँ। ठीक है, एक तो सुबह आपकी 8 बजे आती है NCERT की क्लास। ठीक है, जिसमें मैं आपको SST सब्जेक्ट करा रही हूँ, जिसमें आपका GS GK का पोर्शन कवर होगा। जिसका SST सब्जेक्ट है उसका SST भी कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने 6 क्लास आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज से मैं 7 क्लास में जा रही हूँ, यानी आज से 7 क्लास की SST शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका दोपहर को 12 बजे ये करंट का आपका एक वीडियो आता है।
ठीक है, जिसमें ये अभी आपकी ई दृष्टि चल रही है। और उसके बाद जल्दी मैं दूसरी बुक घटनासार या वन लाइनर या PYQ या मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज जैसा आप कहेंगे वो शुरू हो जाएगी। जैसे आपके कमेंट्स आते हैं, अगर नहीं आए तो फिर मैं अपने हिसाब से शुरू कर दूँगी, जैसी मेजॉरिटी होगी उस तरह से ठीक है कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद आपका शाम को 5 बजे एक वीडियो आता है पेट का। ठीक है, तो मैं पेट की क्लासेस करा रही हूँ, जिसमें आदित्य रंजन सर की मैं क्या करा रही हूँ, बुक कंप्लीट करा रही हूँ। उसमें आपको PYQ भी मिल रहा है, उसमें आपको कंटेंट भी मिल रहा है। वो बहुत ही क्रीम सी आपकी बुक है। तो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया, मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, मुझे वो बुक प्रोवाइड हुई तो मुझे लगा मैं पढ़ रही हूँ तो मैं आपको भी दे दूँ, बस इसलिए। ठीक है, तो उसको भी मैं कंप्लीट करा रही हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट होगी उसके बाद मैं शुरू कर दूँगी मॉडल पेपर करवाना आप लोगों को। ठीक है, या तो फिर आप कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा आपका, या तो आप कहेंगे तो टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो उसमें भी मैं वन लाइनर भी शुरू कर दूँगी, जैसा आपको ठीक लगे। तो मेरा तो मानना यही है कि संडे मैं सोच रही हूँ हर संडे आपको एक मॉडल पेपर या फिर एक टेस्ट सीरीज़ जो है ना आपको शुरू कर दूँ। तो आपका संडे आप कोई वीडियो मत देखिए, ये सारे वीडियो मैं संडे को बंद कर दूँगी। संडे को सिर्फ और सिर्फ आपका ये आपका मॉडल पेपर आएगा, और तीनों टाइम पर ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक मॉडल पेपर आपको, सुबह 8 बजे आपको एक टेस्ट मॉडल पेपर मिल जाएगा, एक आपको 12 बजे मिल जाएगा, एक आपको 5 बजे मिल जाएगा। मैं सोच रही हूँ ऐसे करते हैं, क्योंकि अब हमें टेस्ट भी लगाना चाहिए, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम अब सर पर ही है। तो पेट वाला ही मैं टेस्ट सीरीज़ आपको लगाऊंगी, और ये सबके लिए यूज़फुल है। जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे वो भी GS का पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं, जो GIC का दे रहे हैं, जो PCS का देंगे, जो पेट का दे रहे, सबके लिए है। तो पेट के नाम से आएगा टेस्ट सीरीज़ आपकी, है ना, टेस्ट आएगा मॉडल पेपर। ठीक है, लेकिन आपको सबको करना है उसको। ठीक है, तो तीनों टाइम पे दूंगी मैं, ऐसा नहीं है कि एक टाइम बस संडे को कर दिया, नहीं, 3 वीडियो आएंगे आपके, तो 3 आपके मॉडल पेपर उसमें सॉल्व होंगे। ठीक है, ईमानदारी के साथ संडे को करिएगा। मैंने तो अब यही सोच के रखा कि अब मैं संडे को यही करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अब हम वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके लिए यूज़फुल है मेरी इतनी सारी जानकारी, तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।